जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं? और अपनी पढ़ाई को जैसे कर रहे होंगे तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मैं आपका कारण था मैं जॉब पे। अभी मैं छुट्टियों में हूँ तो आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से मुलाकात कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करा दिया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आ गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने सबसे पहला टॉपिक ले लिया है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके हम ले जाएंगे। ब्रह्मांड में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले परिभाषा, परिकल्पना या फिर संकल्पना है। ठीक, सिद्धांत, साक्ष्य और बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद में आकाशगंगा, जो कि शिशु काल जिसका होता है, निहारिका या फिर नेबुला बोला जाता है। उसमें श्वेत बामन तारे को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और ब्लैक होल को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो हम सौरमंडल को पढ़ रहे होंगे। ग्रह में पृथ्वी भी शामिल रहेगी, पृथ्वी को भी हम अलग से पढ़ेंगे और चंद्रमा को भी हम पढ़ेंगे। ठीक, उसमें धूमकेतु, पुच्छर तारे, ग्रह उपग्रह सबको पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा जो ब्रह्मांड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आइए हम चलते हैं ब्रह्मांड। इसकी परिभाषा अगर मैं बताऊं तो परिभाषा सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जो हम देख पा रहे हैं और नहीं देख पा रहे हैं ये सभी ब्रह्मांड है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर या फिर परमाणुओं से लेकर विशालकाय या फिर महाकाय स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, लिख देता हूँ, ये सूक्ष्मतम अणु है। ठीक है, इससे लेकर विशालकाय आकाश गंगाएं हैं, उनके सम्मिलित स्वरूप जो पूरा स्वरूप है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जैसे मैं हूं यहाँ या फिर आप हैं। ठीक, आप हैं कहाँ? इंडिया में। ठीक है, इंडिया कहाँ है? वर्ल्ड में। वर्ल्ड कहाँ है? पृथ्वी में। ठीक है, पृथ्वी पे। और पृथ्वी कहाँ है? हमारे सौर मंडल पे। सौर मंडल कहाँ है? आकाश गंगाओं में। ठीक, आकाश गंगा। और इसी तरीके की आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ही क्या बोलते हैं हम? ब्रह्मांड। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। अगर ब्रह्मांड की तरह देखा जाए तो हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि जो सौर मंडल है वो एक बिंदु के समान होगा। कितना? ये पूरे ब्रह्मांड का 4% है जो कि हम अपने देख पाते हैं। ठीक है, सौरमंडल व अन्य ग्रहों के, ठीक है, उसको देख पाते हैं। ठीक, तो ये 4% ही है। 96% क्या है? डार्क मैटर। 96% क्या है? डार्क मैटर। इसके बारे में अभी कोई जानकारी ही नहीं है। ठीक, डार्क मैटर भी दो प्रकार का है, एक तो डार्क मैटर और दूसरा दूसरा अंधेरा। ठीक है, अंधेरा। ठीक, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। परिभाषा देख ली। परिभाषा में आपने देख लिया कि किस तरीके से सूक्ष्मतम अणु और महाकाय या फिर विशालकाय आकाश गंगा को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसके बारे में दो परिकल्पनाएं या फिर संकल्पनाएं दी गई हैं। कितनी? दो। ठीक, एक तो है जियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक और दूसरी है हेलियोसेंट्रिक सेंट्रिक। सेंट्रिक। ठीक, जियो ठीक, जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब है पृथ्वी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? ये दी थी क्लॉडियस 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 टॉल्मी ने 140 एडी में। ठीक है, क्लॉडियस साहब कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है, यानी कि जियो सेंट्रिक का मतलब है
पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। ठीक है, पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। जो टॉलमी साहब हैं वो 140 एडी में ऐसा बोल देते हैं कि पृथ्वी जो है वो सेंटर में है। ठीक है, पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसा टॉलमी साहब कह के चले जाते हैं। और ये संकल्पना लगभग 1400 एडी तक, 1400 सालों तक ये ऐसी चलती रहती है। 1543 जब एडी आती है, ठीक है, तो इस एडी में एक संकल्पना और उभर कर आती है, उसको बोलते हैं हम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियो का मतलब होता है सूर्य। ये दी जाती है निकोलस कॉपरनिकस द्वारा। निकोलस कॉपरनिकस द्वारा तब 1543 एडी में। ठीक, ये बोलते हैं कि जो सूर्य है वो केंद्र में है, ना कि पृथ्वी, और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, ऐसा ये कॉपरनिकस साहब बोल के चले जाते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई संकल्पना नहीं आई थी। हमारे भारतीय जो 12 मेयर थे, 12 मेयर जैन के रहने वाले, ठीक है, इन्होंने छठी ईस्वी में, ठीक है, 6वीं सदी में ही ऐसा बता दिया था कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि हमारी जो संकल्पना है वो अस्तित्व में नहीं आई। ठीक, निकोलस साहब ने और क्या बोला, और क्या बोला कि ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सूर्य जो है वो क्या है, सेंटर में है। ठीक, और बोला कि ये अपनी एक तो दैनिक दैनिक गति से घूर्णन कर रही है, ठीक है, क्योंकि अपने अक्ष पर, जिसके कारण दिन रात हो रहे हैं, और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये कौन सी, वार्षिक गति के हिसाब से। ठीक है, वार्षिक गति, एक तो दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति, ये चारों ओर इसके सूर्य के। ठीक है, और यही सब कारणों से इनको आधुनिक भूगोल, ये फैक्ट की बात बता रहा हूं, आधुनिक भूगोल शास्त्र का जनक बोला गया। ठीक है, किसको, कॉपरनिकस को। ठीक, कॉपरनिकस को आधुनिक भूगोल शास्त्र का जनक बोल दिया गया। इन्होंने बोला कि जो सूर्य है वो केंद्र में है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। वह किस तरीके से चक्कर लगा रही है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो दोनों ही बातें हैं, इन्होंने दैनिक गति और वार्षिक गति दोनों ही बता दी कि दिन रात किस तरीके से हो रहे हैं और वर्ष किस तरीके से मौसम ले जा रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो 12 मेयर थे वो दुर्भाग्य था कि हमारे भारत का जो अस्तित्व नहीं आ पाया इस संकल्पनाओं में। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 1805 में हर्सेल साहब। ठीक है, विलियम हर्सेल बोलते हैं कि सौरमंडल जो है, सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। इन्होंने क्या बोल दिया कि सौरमंडल को ही ब्रह्मांड बता दिया कि ये जो सौरमंडल है वो हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, और ऐसे ही असंख्य सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। ठीक है, ऐसा हर्षल साहब ने 1805 में बता दिया। ठीक, उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में आते हैं हब्बल साहब। ठीक है, हब्बल, इनका पूरा नाम था जॉर्ज पॉवेल हब्बल। ठीक है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे।
अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने हब्बल टेलीस्कोप बनाई और हब्बल टेलीस्कोप उठा के इन्होंने देखा कि भाई पृथ्वी तो दिख रही है, अब मैं इसको पृथ्वी के अलावा क्या क्या चीज देख सकता हूँ। टेलीस्कोप उठाया और टेलीस्कोप में पृथ्वी के अलावा बहुत सारे ग्रह, सौरमंडल के अलावा भी आकाशगंगा इनको दिखाई दी। इन्होंने कहा कि भाई हर्षल साहब, ये सौरमंडल ही आकाश ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा जो हमारे सौरमंडल है, तो सॉरी ब्रह्मांड है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आकाशगंगा एक छोटा सा हिस्सा मात्र ब्रह्मांड का बता दिया, ठीक है। और इस ब्रह्मांड में ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं, यानी कि करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं, जिसमें करोड़ों अरबों तारे समाहित हैं, और इसका लगातार विस्तार हो रहा है। लगातार इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा किन्होंने बता दिया, हमारे हब्बल साहब ने, ठीक है। अब हब्बल साहब की जो टेलीस्कोप थी, हब्बल टेलीस्कोप ये 1990 से काम करना स्टार्ट कर देती है और आज भी ये काम कर रही है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर नया स्टेप जुड़ जाता है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है, और ये टेलीस्कोप इस हब्बल टेलीस्कोप का स्थान लेगी, ठीक है। इसका स्थान लेगी, हब्बल टेलीस्कोप का स्थान कौन सी लेगी? जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। ये भी अमेरिका की ही टेलीस्कोप है, ठीक है। तो इतनी सारी जो संकल्पनाएं थी वो ब्रह्मांड के बारे में चल रही होती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके सिद्धांतों के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में 3 मेन सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है साम्य अवस्था सिद्धांत, ठीक है। वो दिया था थॉमस गोल्ड और हार्मन बॉन्डी ने, ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरा, जो कि समान सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ठीक, ये बेल्जियम पादरी या फिर खगोलज्ञ जॉर्ज क्लेमेंटियर द्वारा 1894 से 1896 में दिया गया था, ठीक है। हालांकि बाद में इसकी व्याख्या 1967 में वेगनर साहब थे, उन्होंने व्याख्या की, ठीक है। उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, और व्याख्या कब की जाती है? 1967 में वेगनर साहब द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद में तीसरा है दोलन सिद्धांत, ठीक है। हालांकि ये दोनों सिद्धांत, जो साम्य अवस्था का सिद्धांत और दोलन गति का सिद्धांत जो है, वो मान्य नहीं है। थोड़े बहुत इसकी डेफिनेशन बताता हूँ साम्य अवस्था सिद्धांत की। साम्य अवस्था सिद्धांत में बोला जाता है, जो स्टीफन हॉकिंस थे, वो साफ बोलते हैं कि ब्रह्मांड ना तो उत्पत्ति हुई है इसकी, और ना ही इसकी मृत्यु हुई है, ये जैसा था वैसा ही है, ठीक। अब जब बिग बैंग सिद्धांत आता है, तब जो साम्य अवस्था सिद्धांत है वो अपने आप से ही अप्रभावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि
हमारा ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था जिसके कारण से हमारा ब्रह्मांड बना। विस्फोट को भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक दोलन सिद्धांत है, दोलन गति का सिद्धांत। ठीक, ये क्या कहता है, इसको मोटे तौर पे समझ लीजिए कि ये इस तरीके से दोलन कर रहा है। ठीक, पहले एक मटर के दाने जैसा होगा, तो विस्फोट होगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर विस्फोट होगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर विस्फोट होगा। इस तरीके से ये चल रही है, यानी कि जन्म मृत्यु, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है, लेकिन ये दोनों ही सर्वमान सिद्धांत नहीं है। ठीक, जो सर्वमान सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, इसको बोलते हैं ठीक। अब यहाँ से बहुत अच्छी वाली बात बताने जा रहा हूँ जो कि आज तक आपने शायद ही पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी तो उसका रिवाइज हो जाएगा। ठीक, ये इसको दिया था जो हमारे बेल्जियम के पादरी या फिर खगोलज्ञ थे, जॉर्ज लेमेंतिर ने 1894 से लेकर 1896 तक। ठीक है, हालांकि इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे वो, और व्याख्या जो है वो वेगनर साहब ने 1967 में लगभग 70 साल के बाद में इसकी व्याख्या कर दी। ठीक है, कहा जाता है कि अनंत काल, यानी कि इसका कोई काल नहीं है ब्रह्मांड बनना, तब उसका कोई काल नहीं है। अनंत काल में एक मटर के दाने जैसा, मटर के दाने के जैसा जो ब्रह्मांड था हमारा, मटर के दाने जैसा था अब अनंत काल में। ठीक है, अनंत काल का कोई काल नहीं है। ठीक, इस मटर के दाने में अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो अत्यधिक था, असीमित मात्रा में। क्या था, मैं जी एफ लिख दे रहा हूँ, ठीक, फ्रेंड मत समझ जाना। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल था इस मटर के दाने में। ठीक है, अब ये आसपास की वस्तुओं को क्या कर रहा था, जब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने आसपास की गैसों को, आसपास के गैसों के बादलों को, आसपास के कणों को, आसपास के चीजों को आकर्षित करेगा। कैसे करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, इसने चारों ओर के जो वस्तुएं थी, वो किसी भी प्रकार की वस्तुएं थी, उसको आकर्षित करना चालू कर दी। ठीक है, इस तरीके से आकर्षित किया, इतना आकर्षित किया कि उन वो संघनित हो गई। ठीक है, घनीभूत हो गई, संघनित हो गई। ठीक, अब जब संघनित होके वो इकट्ठा हुई तो उनका जो घनत्व था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं की कर सकते। ठीक है, तो यहां से पहला पॉइंट बनेगा कि कौन से बल, कौन से फोर्स की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। आपका ऑप्शन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है। ठीक है, बल में। ठीक, और सबसे जो मजबूत बल होगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, अब ये संघनित करके चीजों को इकट्ठा कर रहा था, और उसमें क्या है, जब इकट्ठी चीजें होंगी तो उसमें ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, ऊष्मा पैदा होगी, और इसमें इसके कारण से क्या हुआ, अत्यधिक घनत्व था। ठीक, ऊष्मा अत्यधिक थी। ठीक है, ताप अत्यधिक था। ठीक, और जो आयतन था, आयतन था वो अति सूक्ष्म था। ठीक है, घनत्व, ऊष्मा और दाब अत्यधिक था, और आयतन जो था वो अति सूक्ष्म था। अब इसमें कहा जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट होता है। जब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाएंगी, उसका दाब बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसमें प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा, और उसका घनत्व बहुत बढ़ जाएगा, तो उसमें एक विस्फोट होगा, क्योंकि ऊष्मा भी आ रही है, दाब भी आ रहा है। ठीक,
13.7 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट होता है, जिसका नाम बोला जाता है यही बिग बैंग का विस्फोट। ठीक है, अब इसमें विस्फोट होता है तो आगे चलते हैं। इस मटर के दाने में एक विस्फोट हो गया और विस्फोट होने के 1.43 सेकंड यानी कि 1.25 सेकंड से भी कम समय में ये पूरा ब्रह्मांड बन के तैयार हो जाता है। और ब्रह्मांड बनने के क्रम में सबसे पहले चीज क्या होती है कि ये मटर का दाना है और इसमें जब विस्फोट हुआ तो चीजें क्या हुआ, फैलना चालू हो गई। ठीक, चीजें क्या हुआ, फैलना चालू हो गई। जब विस्फोट होगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में चीजें फैलेंगी। ठीक, और जब फैलेंगी तो सबसे पहले इस फैलने के क्रम में यहां से वहां तक जो लगा समय, तो सबसे पहले किसकी, समय की उत्पत्ति होती है। ठीक, किसकी उत्पत्ति होती है, समय की, क्योंकि यहां से वहां तक जो भी समय लगा तो उसकी किसकी उत्पत्ति होगी, समय की। ठीक, अब इसके यहां से और यहां तक कोई दूरी भी रही होगी, यानी कि स्थान भी रहा होगा, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है स्थान। ठीक, स्थान। उसके बाद में एक कण ये है और इसी कण से छोटे छोटे कण बन रहे हैं, तो क्या चीज बनेगी, वस्तु। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी वस्तु, यानी कि पहले समय का निर्माण हुआ, फिर स्थान का निर्माण हुआ और फिर वस्तु का निर्माण हुआ। अगर क्वेश्चन में बनता है कि दोस्तों, और इस जो मटर का दाना था इसका नाम था एकक, एकक या फिर सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी, इसको भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ भी चुका है। ठीक है, एकक यानी कि जो मटर का दाना था छोटा, उसको बोलते हैं एकक यानी कि सिंगुलैरिटी। ठीक, अब आगे पहुंच चुके हैं, इसमें धमाका हो चुका है कब, 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, कितना सेकंड लिया था इसने ब्रह्मांड बनने में, 1.43 सेकंड यानी कि 1.25 सेकंड से भी कम। सबसे पहले समय की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में स्थान की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में वस्तु की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं। बिग बैंग पे जब धमाका होता है कितने, 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, और ये समय कितना लेता है, कितना, 1.43 सेकेंड। ठीक, उसके बाद में क्या बनता है, समय यानी कि टाइम, दूसरा स्थान यानी कि प्लेस, तीसरा वस्तु यानी कि आर्टिकल। ठीक, इसके बाद में बनती है निहारिकाएं। निहारिका, हालांकि ऐसा नहीं है कि निहारिका से पहले कुछ नहीं बना था, निहारिकाओं से पहले भी एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हम मूल कण। मूल कण, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मूल कण और दूसरा प्रतिकण। प्रतिकण, ठीक है, अब ये प्रतिकण क्या है, प्रतिकण इसका उल्टा नहीं है। प्रतिकण ऐसा है कि दो कण आपस में जब टकराते हैं तो उनके टकराने से कुछ भी ना बचे। जैसे कि मैं कह दूं कि आपने रामायण या फिर महाभारत देखे होंगे, तो उसमें जब तीर जाते थे तो दोनों तीर जब टकरा के आपस में बिल्कुल गायब हो जाते थे, तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं प्रतिकरण। ठीक है, अब मूल कण को समझते हैं। मूल कण ऐसे जो कि बेसिक हो, बेसिक। ठीक, इसके ही संदर्भ में 30 मार्च 2010 को 2010 को सर्न, सर्न जो कि एक यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, यहां पर क्या किया गया कि जो LHC
LHC लार्ज हैड्रन कोलाइजर को क्या किया गया, इसका सर्च किया गया और इसमें क्या हुआ कि जो प्रोटॉन बीम थे, प्रोटॉन बीम, और ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था जेनेवा में। हाँ, जेनेवा में, जेनेवा में जमीन के अंदर 50 से 150 मीटर जमीन के अंदर ये 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में किया गया था। लंबी सुरंग में ये प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्या, LHC, ठीक है, लार्ज हैड्रन कोलाइजर। ठीक, इसमें प्रोटॉन बीमों को प्रकाश जितनी तेजी से प्रकाश चलता है उसी तरीके से इनको टकराया गया। ठीक है, जिससे इनको क्या किया गया कि जो हिग्स बोसोन था, हिग्स बोसोन को निर्माण कैसे हुआ, यानी कि हिग्स बोसोन का ही ये मूल कण बोलते हैं। ठीक है, गॉड पार्टिकल, मूल कण, हिग्स बोसोन कह लो या फिर मूल कण कह लो। ठीक है, ये एक नाम है पर्टिकुलर, हिग्स बोसोन मूल कण का ही। ठीक है, तो इसके निर्माण की प्रक्रिया को देखा गया कि ये मूल कण कैसे बने, मूल कण कैसे बने। तो इसीलिए जो सर्न थी उसने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में 27.36 किलोमीटर की लंबी सुरंग में ऐसा महाप्रयोग किया गया। ठीक है, इसके प्रोटॉन बीमों को क्या किया गया, प्रकाश की गति से टकराया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हिग्स बोसोन के मूल कणों को जानने की मदद मिलेगी, ऐसा उनका संभावना था। ठीक है, और आखिरकार में क्योंकि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बोला जाता है कि मूल कण ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देंगे, यानी कि जो ब्रह्मांड का रहस्य है वो मूल कणों में ही छिपा है। ठीक है, आखिरकार 4 जुलाई 2012 को इसी सर्न ने 2012 को जो मूल कण का अपरूप, यानी कि प्रतिकण, ठीक है, प्रतिकण को खोज निकाला। ठीक है, खोज निकाला, यानी मूल कण के प्रतिकण को ही खोज निकाला और इससे पता किया कि ये ब्रह्मांड है वो किस तरीके से रहस्यमय है इन मूल कणों के माध्यम से। ठीक है, यानी कि मूल कणों के माध्यम से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक, ऐसा क्या कब किया गया, 4 जुलाई 2012 को सर्न द्वारा पता कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं निहारिका। निहारिका किसे कहते हैं, निहारिका देखिए, आकाश गंगाओं का जब बच्चा होता है ना, आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चा जब शिशु काल में अपने होता है तो उसको क्या बोलते हैं, शिशु। जब जवान होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वयस्क। ऐसे ही आकाश गंगाओं, आकाश गंगा के 2 रूप होते हैं। ये तो है वयस्क अवस्था, ध्यान रखना, ये तो है वयस्क अवस्था। और निहारिका, निहारिका या फिर नेबुला, नेबुला है ये शिशु काल। ठीक है, जब आकाशगंगा अपने शिशु काल में होती है तो उसको निहारिका बोलते हैं। निहारिका एक ऐसा गैसों का बादल होता है जिसमें बहुत सारी जिसमें गैसें रहती हैं। ठीक है, कौन सी गैसें रहती हैं, अंतरतारकीय, अंतरतारकीय। ठीक, और इन्हीं अंतरतारकीय गैसों के माध्यम से ही नए नए तारों का निर्माण होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं, जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा वो 2 प्रकार की होती है, एक तो नियमित, रेगुलर, और दूसरा अनियमित, अनियमित, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर यानी कि नियमित आकाशगंगा और अनियमित आकाशगंगा। नियमित आकाशगंगा में भी 2 टाइप आते हैं। ठीक है,
एक तो आती है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, और दूसरा आती है वक्राकार या फिर दीर्घाकार, दीर्घाकार। ठीक है, अब हमने एक बात वहां छोड़ दी तो समझ लेते हैं। बिग बैंग, बिग बैंग सिद्धांत में हमने एक बात छोड़ दी थी कि जो सिद्धांत थे उसके साक्ष्य भी तो होंगे, तो ये बिग बैंग सिद्धांत सर्वमान्य क्यों है, इसको साक्ष्य दिया गया। ठीक है, साक्ष्य दिए गए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका साक्ष्य दिए गए रेड शिफ्ट के माध्यम से, रेड शिफ्ट के माध्यम से दिए गए। ठीक है, और अंतरिक्ष में वेव रेज का उपस्थित होना, उपस्थित होना। ठीक है, ये दो साक्ष्य भी दिए गए। अब रेड शिफ्ट क्या है, यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं रेड शिफ्ट को। रेड शिफ्ट को जब बोला गया, जब हब्बल साहब ने बोला कि ये जो ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तारित है और हमारी आकाश गंगाओं के समूह को ही ब्रह्मांड कहा जाता है, और असंख्य संख्या में आकाश गंगा, हालांकि आकाश गंगा कितनी है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये है ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर जब देखेगा तो इस तरीके से इसको दिखाई देगी, यानी कि शुरुआत का जो गैप है, शुरुआत का गैप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दूरी बनती नजर आ रही है। ठीक है, यानी कि हम कह दें कि आप एक गुब्बारा लें, आप एक गुब्बारा लें और गुब्बारे को आप फुला लें, तो जो छोटे छोटे ये बिंदु थे आपके गुब्बारे पर लगे हुए, आपने पहले बना लिए होंगे गुब्बारे के बिंदु, तो वो दूर दूर नजर आ रहे होंगे। जब गुब्बारे में जैसे जैसे गैस आप भरोगे वैसे वैसे दूर दूर नजर आ रहे होंगे। तो यही कारण है ये रेड शिफ्ट का, रेड शिफ्ट का। ठीक है, तो इसी यही साक्ष्य दिया गया है कि किस तरीके से हमारा जो ब्रह्मांड है, किस तरीके से हमारा जो हमारे ब्रह्मांड के चीजें हैं वो किस तरीके से हम विस्तारित हो रही हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ पर छूट गई थी, इसको भी हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर थे हम आकाशगंगा। आकाशगंगा दो प्रकार की बताई थी मैंने, नियमित और अनियमित, सर्पिलाकार और वक्राकार या दीर्घाकार नियमित आकाशगंगाओं में थी। ठीक है, तो इसको जो सर्पिलाकार आकाशगंगा वो होती है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, सर्पिलाकार आकाशगंगाएं लगभग 25% जो कि वक्राकार होती हैं। ठीक है, इसमें जो बताया था जो अंतर तारकीय प्रकाश होता है, सॉरी गैसों का बादल होता है, अंतर तारकीय गैस। ठीक है, इसके माध्यम से ही नए तारों का निर्माण होता है, नए तारों का निर्माण होता है। ठीक है, और जो नियमित आकाशगंगा है उसमें नए तारे मिलते हैं। ठीक है, नए तारे पाए जाते हैं। ठीक, जब ये आकाशगंगाओं की परिक्रमा कर रही होती हैं तो चमकीले तारों का जन्म होता है। किसके? चमकीले तारों का जन्म होता है। ठीक है, नए तारों का और चमकीले तारों दोनों तरीके के तारों का निर्माण होता है। ठीक है, इनकी भुजाएं कैसी होती हैं? वक्राकार। कैसी? इनकी भुजाएं जो होती है वो वक्राकार होती है, किस तरीके से? 25% वक्राकार होती है। ठीक, उसके बाद में दीर्घ दीर्घाकार आकाशगंगा है। दीर्घाकार आकाशगंगाओं का जो स्वरूप है यानी कि आकार है वो जो सर्पिलाकार आकाशगंगा है उनसे छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? छोटा होता है, और ये होती है गोल आकार की।
गोल आकार की होती हैं, ठीक। और इनमें ही ये इतनी छोटी हो जाती है कभी कभी कि इनको बौना ग्रह या फिर बौनी आकाशगंगा के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी 2 लाख किलोमीटर तक ये का व्यास होता है, बड़ी आकाशगंगा इनमें से दीर्घाकार, ठीक। उसके बाद में आते हैं इरेगुलर या फिर अनियमित आकाशगंगा। अनियमित आकाशगंगा में अनियमित आकाशगंगाओं में क्या होता है कि इसमें नए भी होती हैं और ज्यादातर पुरानी होती हैं, ठीक है। ज्यादातर पुरानी होती हैं और नए पुरानियों का जो मिश्रण है वो इसके मध्य भाग में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? मध्य भाग में, मध्य भाग, ठीक। पहले ही बता दिया था कि जो नए तारों का निर्माण होता है यानी नए आकाशगंगाओं का निर्माण होता है वो भुजाओं में होता है, ठीक है। तो नए प्लस पुराने भी मध्य भाग में, और यहाँ पर जो आकाशगंगाओं का जमावड़ा होता है वो भी यहीं पाया जाता है। कहाँ? मध्य भाग में, ठीक है, मध्य भाग में। और जो हमारा सौरमंडल है वो कहाँ है? वो है आकाशगंगा, जो कि हमारी दुग्ध मेखला आकाशगंगा है उसके किनारे पे यानी कि कोने पे, एक भुजा में, ठीक है। जैसे हम अगर इसको हम आकाशगंगा बोले, अलग बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं हमारा सौरमंडल होगा, सौरमंडल होगा। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है उसको बोलते हैं दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे आकाशगंगा, ठीक है, मिल्की वे। ये किस तरीके से है? इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं वल्ज, वल्ज, ठीक है। और ये इस तरीके की ये निकली हुई होती है, इसको बोलते हैं डिस्क, डिस्क। और जो हमारी आकाशगंगा है वो चपटी है, कैसी है? चपटी डिस्क के जैसी, ठीक, ये जैसी। अब आते हैं हम श्वेत वामन तारे पे, श्वेत वामन तारे पे, ठीक है। श्वेत वामन तारा, ठीक है। श्वेत वामन तारे को कहा जाता है कि ये प्राचीन अवस्था में जो पार्थिव ग्रह हैं, नॉर्मल ग्रह हैं यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य इसके जैसा ही होता है, ठीक है। जब इसका जो घनत्व है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, घनत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, तब ये श्वेत वामन तारे का रूप धारण कर लेता है। इसका घनत्व है वो इतना बढ़ जाता है दोस्तों कि जो जल है, जल के घनत्व से कई टन, जल के घनत्व से कई टन गुना इसका घनत्व हो जाता है। यदि मैं शॉर्ट में समझा दूं तो यहाँ पर एक चम्मच यहाँ का जो द्रव्यमान है, एक चम्मच द्रव्यमान अगर लाया जाए तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 1 टन से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसकी एक चम्मच द्रव्यमान का भार कितना हो जाएगा? 1 टन, ठीक है, 1 टन से भी ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से कहा जाता है कि पहले ये पार्थिव ग्रहों के जैसे ही थे, इसका घनत्व बढ़ा और ये धीरे धीरे ये श्वेत वामन तारे में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इनको आगे चलते हैं हम, आगे है हमारा ब्लैक होल। ब्लैक होल श्वेत वामन तारे की जो लास्ट स्टेज होती है वही है, ठीक है, ब्लैक होल। तो हमने इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ा, हमने जो ब्रह्मांड है उसकी परिभाषा, कि ब्रह्मांड की परिभाषा किस तरीके से होगी। तो मूल कण हैं यानी कि परमाणु हैं, उससे लेकर महाकाय या फिर विशालकाय आकाशगंगाओं के सफली स्वरूप को, ठीक। उसके बाद में हमने पढ़ा जो परिकल्पनाएं थी, 2 प्रकार की थी। हालांकि हमारे भारत ने भी परिकल्पना दे दी थी लेकिन
दुर्भाग्य यह है भारत का कि कल्पना को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, 140 एडी में आती है और एक 1540 एडी में आती है। जो 140 एडी में आती है उसमें बोला जाता है जियोसेंट्रिक, यानी कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये टॉलमी साहब कह के चले जाते हैं। अब आते हैं निकोलस साहब। निकोलस साहब 1543 ईस्वी में ऐसा एडी में ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। और ये दो तरीके से चक्कर लगा रही है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है, और दूसरा ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अपने अक्ष पर घूम रही है तो उससे क्या है, दैनिक गति है, और जो अपने सूर्य के चारों ओर घूम रही है उससे क्या है, वार्षिक गति है। ठीक है, इसी कारण से इनको क्या बोल दिया गया कि आधुनिक भूगोल शास्त्र के जनक बोल दिया गया। ठीक है, हालांकि ये 12 मेहर जो कि उज्जैन के रहने वाले थे उन भारतीय, उनने भी ऐसा 6ठी सदी में बोल दिया गया था कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। हालांकि कुछ दुर्भाग्य रहा होगा, पता नहीं। तो आगे चलते हैं। आगे 1805 में हर्षल साहब आते हैं। हर्षल साहब बोलते हैं सौरमंडल, हम जो है सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये सौरमंडल एक नहीं है बल्कि ब्रह्मांड में असंख्य सौरमंडल हैं। ठीक है, उसके बाद में ऐसा सौरमंडल को ही ब्रह्मांड बोल के चले जाते हैं। उसके बाद में आते हैं हब्बल साहब। हब्बल साहब अपने टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो उनको सौरमंडल भी दिखाई देता है। सौरमंडल के अलावा एक आकाशगंगा है और आकाशगंगा को बहुत सारा स्वरूप दिखाई देता है। तो वो बोलते हैं कि एक आकाशगंगा नहीं है बल्कि बहुत सारी आकाशगंगा, अंक मात्रा में आकाशगंगाएं हैं, और इन आकाशगंगाओं के जो स्वरूप है, सम्मिलित स्वरूप है, उसको हम ब्रह्मांड बोलेंगे। और ये ब्रह्मांड आज भी विस्तारित हो रहा है। अब किस तरीके से विस्तारित हो रहा है इसके साक्ष्य भी दिए उन्होंने। साक्ष्य ऐसे दिए कि अंतरिक्ष में जो किरण का उपस्थित होना वो दिया, और रेड शिफ्ट के माध्यम से किस तरीके से जो हमारी किरणें हैं, वस्तुएं हैं, वो किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जैसे कि एक गुब्बारे में छोटे छोटे बिंदु हों, और उस गुब्बारे में जैसे जैसे गैसें भरी जाती हैं वैसे वैसे वो बिंदु हैं वो एक दूसरे से दूर नजर आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद में सिद्धांत आते हैं जिसकी साम्य अवस्था सिद्धांत, जो कि थॉमस गोल्ड और हार्मन बॉडी द्वारा दिया गया था। दूसरा दोलन गति का सिद्धांत, जो कि एलन संडेजा, जो कि मैंने शायद नहीं लिखा होगा, एलन संडेजा द्वारा दिया गया था। और बिग बैंग थ्योरी, जो सरमान सिद्धांत था, जो कि बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लैम्पेयर द्वारा 1894 से 1896 में दी गई थी। हालांकि इसकी व्याख्या बिगनर द्वारा 70 साल बाद में कर दी जाती है। ठीक, बिग बैंग थ्योरी में बोला गया था कि जो एक मटर का दाना होता है जिसको एकक या फिर सिंगुलैरिटी बोला गया, इसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल था, और 13.7 अरब वर्ष पहले, अब से 13.7 अरब वर्ष पहले में एक महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट होने के बाद में जो पदार्थ हैं, वो कण हैं, वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते हैं, और उसी समय जन्म हो जाता है किसका, समय का। उसके बाद में स्थान का जन्म हो जाता है, उसके बाद में वस्तु का जन्म हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो एकक किससे कहते हैं या फिर सिंगुलैरिटी किससे कहते हैं। सबसे पहले किस फोर्स का जन्म हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, उसमें उसके बाद में किसका जन्म हुआ, तो समय का। ठीक, अब कण के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे जो ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई वो क्या है, मूल कण। ठीक है, तो बोलते हैं पार्टिकल। ठीक, तो इस तरीके से हमने पूरी गुत्थी इसकी सुलझाई, और अब बचता है हमारा सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि जो का नहीं, अब हम इसको आकाशगंगा बोलेंगे। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, आकाशगंगा जो है वो तारों का सम्मिलित स्वरूप है। ठीक है, आकाशगंगा क्या है, वो तारों का सम्मिलित स्वरूप है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अगले पढ़ेंगे हम सौरमंडल, सौरमंडल की उत्पत्ति। सौरमंडल में जो ग्रह आते हैं उसको पढ़ेंगे एक एक करके, और उसमें अलग से पर्टिकुलर हम पृथ्वी को भी शामिल करेंगे और चंद्रमा को भी शामिल करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में
बताएं ज़रूर, और ये अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो तो हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करना दोस्तों ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी जानकारी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी टीचर ढंग से पढ़ा रहे हैं। अभी अग्निवीर के मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। आप आर्मी कर रहे हैं ना भूलें। हैं अगली वीडियो में, और नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे।